सभी लोगों का सुप्रीम 60 की स्वागत। आज ऑप्टिक्स की 5th क्लास है और कल हमने आपको बताया था कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जब मिरर ऐड हो जाते हैं तो उसको कैसे करते हैं। तो कल की चीज़ आपको याद होगी। सपोज ये कोई प्लेन है और इसके साथ एक दूसरा प्लेन मिरर इंक्लाइंड कर दिया गया है थीटा एंगल पर। तो कल आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताई थी कि सपोज कर लीजिए कि किसी मिरर पर कोई एक रे गिरती है और ठीक उतने ही इंसिडेंस एंगल पर गिरती है जितने एंगल दोनों मिरर के बीच में है। तो यहाँ पर एक हम इंसिडेंट रे फॉल कराते हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये मान लीजिए थीटा एंगल पर एक इंसिडेंस एंगल रे गिरती है। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो दूसरे मिरर पर इस तरीके से गिरेगी। सपोज ये A है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P1 ले लिया, ये क्वेश्चन के लिए है, और ये P2 है। तो कल हम लोगों ने प्रूव कर दिया था कि ये सेकंड मिरर पर नॉर्मल गिरेगी। एक बार फिर से देखिए, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये नॉर्मल है तो ये 90 माइनस थीटा बचा। अब 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 हुआ, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल 90 हो गया। और अब देखिए क्या होगा, ये नॉर्मल गिरी है, जाहिर है ये तुरंत डायरेक्शन में बैक हो जाएगी, और फिर यहाँ गिरेगी तो फिर ऐसे जाएगी, यानी रे विल रिवर्स इट्स पाथ एंड अंडरगो 3 रिफ्लेक्शन। कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन हुए? पहले P1 पर हुआ, फिर P2 पर हुआ, और जब वो बैक पे आई तो P1 पर फिर, और फिर जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली जाएगी। अब इसमें मोस्ट पॉपुलर केस जिसपे ज्यादातर क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं डिफरेंट गाइड्स में, एटलीस्ट मेंस और नीट्स की गाइड्स में तो वही क्वेश्चन है। सपोज ये एंगल इंसिडेंस एंगल थीटा इससे कम है, तो इसको मिटाते हैं और आपको एक इंसिडेंस रे और गिराते हैं, इसको बना रहने देते हैं, दूसरे कलर से इंसिडेंस रे को किसी दूसरे कलर से गिराते हैं। ये सपोज करिए हमने ये ब्लू कलर से ये इंसिडेंस रे गिरा दी, और ये इंसिडेंस एंगल पाई है, एंड ऑफ कोर्स पाई इज P1 पर पड़ी ये रे, और फिर रिफ्लेक्ट हो करके ऐसे गई, ये और ये P2 पड़ा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है ये लेस देन 90 हो जाएगा। क्यों लेस देन 90 हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास
जब ये थीटा पर पड़ रही थी तो ये 90 माइनस थीटा था, और अब ये एंगल बड़ा हो गया है, तो जब ये एंगल बड़ा हो गया है तो ये 90 से ये 90 से। अब यहाँ पर अगर इंसिडेंस एंगल निकालना है तो ये हमने नॉर्मल खींचा, और सपोज ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम I2 रखेंगे। यस, I1 इज इक्वल टू 5 है और I2 हम निकालना चाहते हैं। तो अब ये एंगल I2 कैसे निकलेगा, थोड़ी ज्योमेट्री लग, बहुत सारे तरीके हैं, बड़े आसानी से निकल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कोई आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि जो आपको फिगर को डिस्टर्ब कर रहे हैं उन रेस को मिटा देते हैं। ये मिटा देते हैं, ये थीटा मिटा देते हैं, दिस एंगल इज 5, ये सारे एंगल मिटा देते हैं और कुछ इस टाइप की फिगर है। और मैथमेटिकली अगर चलें तो तब भी निकल आएगा, विदाउट मैथमेटिक्स भी आसानी से निकल आएगा। I2 कैसे निकलेगा देखिए, हमारे पास ये वाला एंगल भी मिटा देते हैं, ये वाला एंगल भी 5 होगा, क्योंकि अगर इंसिडेंस एंगल है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 5 होगा। तो अब जरा कुछ चीज़ों को देख लिया जाए। जैसे ये एंगल तो आपको थीटा दिया ही हुआ था मिरर के बीच में, और ये नॉर्मल है जो पहले से बना हुआ था। तो ये वाला एंगल मेरा इस बार 90 माइनस 5 हो जाएगा। ये एंगल 90 माइनस 5, पाई की वैल्यू थीटा से कम है। अब हमारे पास ये वाला एंगल कितना है, तो देखिए नॉर्मल ये पड़ा है, ये एंगल I2 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस I2। और अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम लगा दें तो 90 माइनस I2 प्लस थीटा और 90 माइनस, तो 90 और 90 एंड दैट इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो 90 90 कट गया और I2 की वैल्यू थीटा माइनस 5 आ गई। दिस इज द एंगल, I2 उधर चला गया, तो ये वाला एंगल थीटा माइनस 5 है। और रिफ्लेक्शन एंगल भी इधर से ही बनेगा, ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, ये एंगल भी IT होगा 90 माइनस 5। और अब ये रे चूंकि इधर जा रही है तो इसका किसी भी मिरर पे पड़ने का कोई स्कोप नहीं है। और यहाँ पे ये रेस चली गई। अपने बुक की लैंग्वेज में ये जो पहली वाली रे पड़ रही थी इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जो दूसरी रे जा रही थी पहले रिफ्लेक्शन के बाद, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये जो फाइनली निकल रही है दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं आप लोगों को। जैसे अगर ये मिरर छोटा है, ये रे ऐसे निकल गई तब तो ठीक है। आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये मिरर को बढ़ा दें तो हो सकता है ये वाली रे पहले वाले मिरर पर फिर गिर जाए। तो यहाँ पर मैं मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ,
क्योंकि तब ये लेक्चर आप लोगों के लिए बोरिंग बन जाएगा। बट आई कैन और वी कैन प्रूव दैट इट विल नॉट स्ट्राइक विद दिस एंगल, दिस मिरर, हाउएवर लार्ज, ये चाहे जितना आगे बढ़ा दीजिए, ये वाली रे इससे कभी भी नहीं करेगी। और उसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि जैसे ये रे यहाँ से चली, मैं उसको पूरा तो प्रूफ नहीं करूँगा लेकिन आपकी शंका का समाधान कर दूँगा। ये जैसे हमारे पास ये पहला वाला मिरर है और ये एंगल थीटा है, और हमारे पास यहाँ से ये रे, इमर्जेंट रे जा रही है, तो ये इस रे से कब टकराएगी, ये वाली रे इस मिरर से कब टकराएगी। तो लेट अस ड्रा ए लाइन पैरेलल टू दिस। अगर ये वाली जो ब्लू वाली रे है, जो इमर्जेंट रे जिसको हम कह रहे हैं, अगर ये इससे नीचे से जाती है, तब ये डिपेंड करेगा कि इससे टकराएगी कि नहीं टकराएगी। मिरर बड़ा होगा तो कहीं टकरा जाएगी, मिरर छोटा होगा तो क्रॉस करके निकल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वाली रे इस तरीके से जाए, तो ये मिरर चाहे जितना बड़ा हो इससे कभी नहीं स्ट्राइक करेगी। और अगर ये वाला एंगल इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये पैरेलल होती तो ये एंगल थीटा होता, और ये एंगल थीटा है। टोटल यहाँ से यहाँ तक मैं बना दूं, ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल थीटा से छोटा होगा। और अगर अब यहाँ से ये आप ये इमर्जेंट एंगल लगाएं और ये वाला एंगल अगर थीटा से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब है रे की पोजीशन ये होगी। तो I2 तो हम निकाल ही चुके हैं, और ये ग्लांसिंग एंगल सपोज मान लीजिए मैंने x मान लिया, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस I2 एंड that is 90 माइनस थीटा माइनस पाई, और 90 माइनस थीटा और माइनस प्लस फाइव, ये ब्रैकेट खुलने पर बन गया। तो यहाँ पर ये जो एंगल आया है, ये वाला एंगल, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। जेई वालों को तो ज़रूर प्रूव करना चाहिए कि दिस एंगल जो है, ये एंगल थीटा से छोटा है। 90 प्लस फाइव माइनस थीटा की वैल्यू थीटा से छोटी आएगी। तो अब यहाँ पे कुछ नीट वाले भी बच्चे हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हैं तो मैथ्स के नीट वाले नहीं हैं, लेकिन इंटरेस्टेड है सिर्फ मेंस में। हो सकता है कि एडवांस का तुम्हारे पास टाइम निकल गया हो, तो वो इन सब मैथमेटिकल फिलॉसफी में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए कि अगर ये वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल, इस थीटा से छोटा है, तो ओनली 2 रिफ्लेक्शन विल बी देयर, और ये जो इमर्जेंट रे जा रही है, जो कि आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं टकरा सकती है, अगर मिरर बड़ा हो जाए तो ये कभी नहीं स्ट्राइक करेगी, क्योंकि इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप की रहेगी। और जितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हमने कंडीशन भी बता दी है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट कि दिस ग्लांसिंग एंगल x इट इज लेस देन थीटा। तो तुम लोगों के पास कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे थीटा तो मिरर के बीच का एंगल है और फाई की वैल्यू थीटा से छोटी है,
तो 90 माइनस थीटा प्लस फाई की वैल्यू थीटा से छोटी होगी। इसको प्रूव करना मैथमेटिकली कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मैथ्स में इससे बड़ी बड़ी इनइक्वालिटी प्रूव करते हो तो यू शुड ट्राई और ओन। एंड इन फिजिक्स रिमेंबर माय वर्ड्स कि दिस इमर्जेंट रे विल नेवर स्ट्राइक द फर्स्ट मिरर अगेन if this angle incidence phi is smaller than this angle between the plane mirrors. ओके और तुम्हें समझ में आ गया है तो लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम लोगों की गाइड बुक में दिए गए हैं या फिर टीचर्स करा रहे हैं कि दो ही रिफ्लेक्शन लिए गए हैं, डेविएशन एंगल पूछा जा रहा है, या फिर गाइड बुक में दिए गए हैं, टीचर ने कराए हैं, डेविएशन एंगल पूछा जा रहा है, तो मान के चलो ये कंडीशन अंडरस्टूड है। थीटा इंसिडेंस एंगल की वैल्यू मिरर के बीच के एंगल से कम है, तभी खाली दो इमर्जेंट होंगे। और अभी जस्ट आज हम लोग अभी देखेंगे कि अगर ये फाई की वैल्यू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो मिरर एंगल है उससे ज़्यादा हो गया तो ये रे और ज़्यादा रिफ्लेक्शन करती है। पहले मिरर पे तो होगा ही, दूसरे मिरर पे गिरेगा, फिर वाली रे फिर फर्स्ट मिरर पे गिरेगी, फिर सेकंड मिरर पे गिरेगी, रिपीट रिफ्लेक्शंस होंगे। कितने होंगे, क्या होंगे, इस पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। पहले एक छोटा सा एक दो क्वेश्चन इमर्जेंट रे वाले करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज नॉट ए 2 मिरर प्रॉब्लम, इट इज़ 1 मिरर प्रॉब्लम। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डेविएशन एंगल इसमें क्या है। तो डेविएशन एंगल क्या होता है वो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, मैं नाम रख दे रहा हूँ। सपोज ये AO इंसिडेंट रे बनाई है इस तरह से, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो मिरर में पड़ने के बाद ये रे इतना घूम गई है। इनिशियल डायरेक्शन थी तो जैसे मिरर ने इसको यूं रोटेट कर दिया, घूम जाने रिफ्लेक्ट हो गई। तो ओरिजिनल पाथ से फाइनल रे का जो डेविएशन है दैट इज डेल्टा। और अगर इस डेल्टा को हमें निकालना है तो मैथ से जानते हैं I प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। और दूसरी चीज I और R आपस में बराबर होते हैं, तो I प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2I। और ये हमारे पास डेविएशन एंगल आ गया है 180 माइनस 2। और डेविएशन कैसा हुआ है, ये इट इज ए रे इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जैसे ना मान लो ये वेक्टर था, इनिशियल डायरेक्शन था, एंड इट हैज बीन रोटेटेड बाय दिस मैनर। तो ये ऐसे रोटेट होके चला गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन इसका 180 माइनस 2I है। और आपको ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली रोटेट तो किया नहीं गया है। आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली रोटेट तो किया नहीं गया है।
ये इनिशियल पोजीशन थी और रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्ट ये पोजीशन हो गई, तो वन कैन अज्यूम कि ऐसे रोटेशन हो गया। भाई हम क्यों माने कि ऐसे रोटेशन हुआ? हमें तो खाली इतना मालूम है ना कि ये इनिशियल पोजीशन रे की इनिशियल डायरेक्शन थी, ये फाइनल है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि समवन हैज रोटेटेड इट। तो अगर someone has rotated in anti-clockwise manner, तो rotation angle is 180 minus 2l। तो this is anti-clockwise deviation। और कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, मिरर ने ऐसे घुमा दिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा आप जानते हैं, 180 plus 2y हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सब 360 होना चाहिए। तो डेविएशन इज क्लॉकवाइज अगर, that is 180। अब ज़्यादातर यही चलता है, यही आंसर चलता है, लेकिन कभी कभी क्लॉकवाइज डेविएशन और एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन की बात है तो ये तो हमने डेविएशन बता दिया है। और ये डेविएशन कंसीडर करेंगे टू इंक्लाइंड, और वो भी फर्स्ट केस में ही करेंगे, इज लेस देन दी, तभी तो वो इमरजेंट करेगी, तभी तो डेविएशन निकल पाएगा। तो ये आपके लिए मैदान तैयार है, हमने फिगर बना दी है। ये देखिए दो प्लेन मिरर्स हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स, एंड वन रे इज इंसिडेंटिंग ऑन द फर्स्ट मिरर। सपोज द फर्स्ट मिरर इज M1 M2, नाम रख देते हैं, एंड सेकेंड मिरर इज M2 M3, एंड ऑफ कोर्स I इज लेस देन थीटा है, तभी ये इमर्ज करेगी। और ऐसा होता नहीं है कि लाइट रे ब्लू कलर की हो और फिर पहले रिफ्लेक्शन के बाद रेड कलर की हो जाए तो दूसरे के बाद ग्रीन कलर की हो जाए। ये मिरर है, कोई जादूगर नहीं है। ये आप लोगों की सुविधा के लिए हमने ये 3 डिफरेंट कलर्स यूज़ कर दिए हैं। अदरवाइज जैसे येलो कलर की लाइट है तो वो येलो कलर की ही रहेगी, रेड कलर ब्लू कलर की है तो ब्लू कलर की रहेगी। मिरर कलर नहीं बदलता है, लेकिन चूंकि अभी ये ज्योमेट्री की फिगर है और बहुत ज़्यादा इसमें लिखना हमें पड़ेगा तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने बना दिया। तो ये एंगल आई है और हमें इसका डेविएशन एंगल निकालना है। तो डेविएशन एंगल आप जानते हैं कैसे निकलता है। ये हमने डॉटेड में इसको बढ़ा दिया, तो मेरे पास ये ऐसे ये है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये हमने एरो बना दिया। कोई वेक्टर वाली चीज़ नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। और फिर ये ग्रीन कलर से हम दूसरा एरो भी बनाएंगे और ये ऐसे बना रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये है ये। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड इमर्जेंट रे की डायरेक्शन है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है, अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर ऑफ आवर क्लासिकल बुक्स। और यहाँ पे डेविएशन कितना मानेंगे, तो अगर ऐसे मानेंगे, ये इसको डेल्टा कहेंगे, तो दिस डेल्टा इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और जाहिर है कि क्लॉकवाइज डेविएशन अगर ये डेल्टा है तो वो 360 डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। 360 माइनस डेल्टा हो जाएगा, दैट इज द क्लॉकवाइज, क्योंकि इस टोटल एंगल का सम 360 डिग्री है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है डेल्टा, और ऐसे भी मान सकता है कि ऐसे रोटेट कर गया है तो दिस इज क्लॉकवाइज।
अब हम लोग ये डेल्टा निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा निकालने की कोशिश कोई बहुत कठिन भी नहीं है। अगर ये वाला एंगल आई है तो डेफिनेटली हमारे पास ये वाला एंगल 90 माइनस हो जाएगा। देखो मैं सिंपल मैथ लगा के इसको कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई और छोटा मेथड भी हो। ये 90 माइनस आई हो गया और ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस आई है, तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा? और आप जानते हैं कि इस एंगल लेजिंग एंगल नथिंग एंगल फॉर्मेशन, तो ये एंगल भी कैंसिल हो जाएगा और ये तीनों स्ट्रेट लाइन का है। तो ये जो एंगल हमें लिखना है वो 180 है। तो पहले हम x निकालें। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा और माइनस 90 माइनस फाइव। बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। ट्रायंगल कंसीडर किया P1, M2 और P2 और दिस एंगल इनका सम हमारे पास कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दिया तो ये x है। और ये वाला एंगल कितना होगा? इस वाले एंगल को हम कुछ नाम रख दें, सपोज ये फाई रख दें। तो फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो ये 180 माइनस 2x। अब ये डेल्टा कैसे निकलेगा? तो डेल्टा ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंगल फाई और प्लस दिस एंगल एंड ये 2y के बराबर। तो डेल्टा इज इक्वल टू फाई और प्लस 2y, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर। अब हम 1 बाई 1 चलेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू फाई की वैल्यू रख दी 180 माइनस 2x और ये प्लस 2y और 180 प्लस 2y और माइनस 2 और x की वैल्यू फिर रख दी हमने। तो जरा x की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दें। तो ये है 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस i। तो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। 180 माइनस इज 90 माइनस थीटा प्लस i। तो ये रख दिया 90 माइनस थीटा और प्लस i और ये 180 प्लस 2i और माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2 थीटा माइनस 2i। 180 चला गया ये 180 से और 2i चला गया ये 2i से और ये एंगल 2 थीटा हुआ। तो माई डेल्टा इज 2i। डेल्टा इज 2i और ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम क्लॉकवाइज डेविएशन निकालें, क्लॉकवाइज डेविएशन ये होगा। तो दिस वन विल बी 360 minus delta and that is 360 minus हाँ ये डेल्टा बराबर 2 थीटा है। 360 माइनस 2 थीटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीट के बच्चों ने स्पेशली और मेंस के बच्चों ने भी यही फार्मूला पढ़ा होगा।
और यहाँ पर ये किस तरीके से इनका कन्वेंशन क्या है, वाई दे हैज रिटर्न 360 माइनस 2 थीटा इज डेविएशन एंगल, कि देखो यहाँ पर ये जो मिरर की डायरेक्शन है इंसिडेंट रे फर्स्ट मिरर पे चल रही है और फिर ये जा रही है सेकंड मिरर पे। तो अगर हम फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर की ओर जा रहे हैं, जैसे हम रे की डायरेक्शन में चले, ऐसे गई, तो ये क्लॉकवाइज है, तो वो क्लॉकवाइज डेविएशन ही बचा। तो ये प्रोसीजर इस तरीके से फॉलो करते हैं कि जैसे फर्स्ट मिरर पे रे रिफ्लेक्ट हुई और पड़ी, फिर ऐसे गई, तो ऐसे के बाद ऐसे गई, तो ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज अगर रेज ऐसे मुड़ रही है तो क्लॉकवाइज डेविएशन लिया गया है 360 माइनस 2 थीटा। और उसके पहले एक सिंपल लॉजिक भी है, सुपरपोजिशन से है। सपोज हम प्लेन मिरर वाली लॉजिक लगाएं, जो अगर इंसिडेंस एंगल आई है तो डेविएशन एंगल कितना होता है, 180 माइनस 2i होता है। तो पहले ये हमारे पास रे आ रही थी और ये ऐसे गई, तो ये जो डेविएशन हुआ वो 180 माइनस 2i हुआ, दैट इज क्लॉकवाइज। अब रे ऐसे जा रही थी और इसके बाद ऐसे गई, तो अब ये डेविएशन ये वाला हुआ, एंड दिस इज 180 माइनस इसके लिए इंसिडेंस एंगल, और जब को जोड़ देंगे तो 360 माइनस 2 थीटा आता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि अगर ये इमरजेंट रे वाला केस है तो डेविएशन एंगल, आप कोई भी डेविएशन लीजिए चाहे क्लॉकवाइज, तो वो आई से इंडिपेंडेंट है। इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप भी यही चलाइए। अगर हम इंसिडेंट रे या लाइट रे के डायरेक्शन को फॉलो करें तो वो क्लॉकवाइज है, तो आप क्लॉकवाइज डेविएशन मानिए 360 माइनस 2 थीटा, और इसी से आपके मोस्टली आंसर्स भी मिलेंगे। एक्चुअली यही रियल डेविएशन है भी, क्योंकि रे पहले ऐसे गई थी, फिर ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी, तो 2 बार डेविएट हुई है ना, तो उन दोनों डेविएशन के साथ 360 माइनस 2 थीटा। तो 360 माइनस 2 थीटा तो टोटल डेविएशन है, लेकिन अगर आप कहें इस पे कितना डेविएशन हुआ और इस पे कितना डेविएशन हुआ, तो वो इसके आधे यानी 180 माइनस थीटा नहीं होते हैं। वो फिर निकालेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना। तो ये हमारे पास हुआ। अब थोड़ा सा इमरजेंट रे पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। इस पे डायरेक्ट फार्मूला के क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हमको दे कि 2 मिरर हैं, उस पे 330 डिग्री है, तो बताइए कि मिरर के बीच का कितना एंगल। तो 360 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 330, तो थीटा बराबर 15 डिग्री है। ये मिरर के बीच में दिया डेविएशन है, बेसिकली ये एक आर्टिकल है जो बीच बीच में यूज किया है। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही तो मिरर के बीच का कितना है। तो यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन में ये जो ट्रायंगल बनता है दोनों मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। 90% क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये 30 है, 30 है, ये 60 है, तो मैं लिख लेता हूँ कि ये एंगल 6। और दूसरा
अगर ये वाला एंगल थीटा है और कह रहा है कि ये वाली रे इसके पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा के बराबर होंगे और देयरफॉर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये दोनों ब्लांचिंग एंगल भी बराबर। अब ये ट्रायंगल के तीनों एंगल आपको मालूम है, ये जो ट्रायंगल है, जो दोनों मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में दिस प्ले मेजर रोल इन मोशन। एक दूसरा एग्जाम्पल, अब ये हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, ये दो मिरर हैं, इनके बीच का 180 डिग्री 120 डिग्री का एंगल है। पहले वाले मिरर पर एक रे गिराई गई, रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरे वाले मिरर पर गिरी, फिर ये वर्टिकल चली गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? सोचो कि हमने पहले ही बताया था कि ये जो ट्रायंगल है, ये जिसको मैं लाइन कर दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल दोनों मिरर्स और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है। ये ट्रायंगल एक मेजर रोल अदा करता है इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए। यही ट्रायंगल सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो एंगल निकालते हैं। ये वाला एंगल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज 90 माइनस आई, ये आई है, फिर ये भी आई होगा, ये 90 माइनस आई हो जाएगा। और ये रे वर्टिकल है तो इसका यूज करना पड़ेगा हमें। ये वाली रे चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो बढ़ाइए भाई साहब, इसको बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे भी बनाइए, ये अब आपको समझ में आ जाएगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएगा कि कैसे करेंगे। देखो भाई, ये एंगल जो है ये 120 है, तो मैं थोड़ा लंबे तरीके से निकालता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और अगर एंगल ये 120 है तो हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा ये भी 120 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से। और फिर आप ये वाला निकाल लीजिए एंगल। ये एंगल कितना? ये एंगल 90 है भाई, ये एंगल 90। और ये वाला एंगल हमारा 60 है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 60 होगा, ठीक है। अब ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। ये वाला एंगल हमारे पास 30 होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एंगल निकला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली आप ये वाला एंगल निकाल लोगे इतने सारे एंगल से। और जब ये तीनों एंगल निकाल लेना तो ये वाला एंगल, सपोज ये x है, ये मैं तुम्हारे बुद्धि और विवेक पे छोड़ रहा हूँ,
हालांकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं हर लेक्चर में एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, हमें तो सल्यूशन चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, सल्यूशन चाहिए। ज़्यादातर बच्चों की यही इच्छा होती है कि टीचर आए और क्लास में बोले, खुद ही क्वेश्चन कर दे और खुद ही उसका सल्यूशन बता दे, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ये करना पड़े तो 10-5 मिनट के लिए करना पड़े, रहना चाहिए। टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन के मेंशन भी नहीं किए जाओगे। हम एक से एक बढ़िया क्वेश्चन दे देंगे और उसका सॉल्व भी कर देंगे। क्वेश्चन को देख के बड़ा अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन को देख के और भी अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम दोगे जब ना तब बड़ा खराब लगेगा, क्योंकि भाई तुमने अपनी बुद्धि तो चलाई नहीं। हम क्वेश्चन भी देते रहे एक से एक लल्लन टॉप क्वेश्चन, और तुम उसके सॉल्यूशन देख के खुश होते रहे, अपनी बुद्धि कहीं चलाई नहीं। और फिर वहाँ पे जेई की तो एक आदत है, वो क्वेश्चन नया ही रखता है। जेई एडवांस का या पेपर कौन बनाता है भाई? आईआईटी के प्रोफेसर ही तो बनाते हैं, तो उनको फिजिक्स हम लोगों से ज़्यादा ही आती होगी। हमारे ऐसे बीटेक वालों को वो लोग पढ़ाते हैं तो उन्हें हमसे तो ज़्यादा ही आता होगा। तो क्वेश्चन तो नए टाइप के ही रखते हैं जो आपको ना मिले, और नए टाइप के क्वेश्चन चाहे सरल भी हों, लेकिन अटेम्प्ट तो खुद करने पड़ते हैं, खुद सोचना पड़ता है कैसे करें। उसके लिए आदत बनानी जरूरी है। तो आज 5वां लेक्चर है, लगभग हर लेक्चर में मैंने एक प्रॉब्लम आपके लिए इस तरह की छोड़ दी, और आज उसका रीजन भी बता दे रहा हूँ क्यों। कि जब प्रॉब्लम आपके सामने है और हमने हिंट भी दे दी है, तो थोड़ा वो दिमाग चलाओगे, आदत बनेगी, तो क्वेश्चन करने की आदत बनेगी। तो ये मैं आप लोगों को आदत डलवा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग पे जोर देने की, थोड़ी बुद्धि को खुद चलाने की। यही बुद्धि आपका अंत तक साथ देगी। और बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल, अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आजकल ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेज दो, वो सल्यूशन बता देते हैं। कई जो और चैनल्स हैं ऑनलाइन, वो लगातार क्वेश्चन देते रहते हैं स्लाइड पर, फिर उसको सॉल्व करते रहते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता है, वाह क्या क्वेश्चन दिया, क्या सल्यूशन है। लेकिन समस्या ये उठता है कि क्या वो सब देख के तुम में वो एबिलिटी पैदा हो रही है कि क्वेश्चन आए और तुम भी कर लो। वो सिर्फ एक ही तरीके से पैदा होती है कि जब तुम खुद क्वेश्चन देखो और खुद करो बिना किसी से पूछे। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो थोड़ा उसमें दिमाग लड़ाओ, फुपड़ जाओ, थोड़े परेशान हो कि अरे यार नहीं आ रहा है, ऐसे करें कि वैसे करें। उससे बुद्धि का विकास होता है, उससे आईक्यू बढ़ती है, तब आपकी आदत पड़ती है, तब आप सेलेक्ट होते हैं। नहीं तो बहुत सारे आजकल चैनल्स हैं, आप किसी को देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं। पढ़ाएंगे आपको, क्वेश्चन भी बताएंगे, आपको सोल्यूशन भी देंगे, साथ में ऐप भी दे देंगे। फोटो खींच के भेज दो तो उसका वीडियो सोल्यूशन, पीडीएफ सोल्यूशन सब अवेलेबल है। पूरा पका पकाया हलवा आपके सामने रख दिया है। खाते रहिए, खुश होते रहिए, मस्त रहिए। एग्जाम में जब खुद हलवा बनाना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ थी। तो बहुत लेक्चरबाजी हो गई, अब इसको कृपा करके करिएगा, निकालिएगा कि ये आई कितना है। ये वाला डेफिनेटली आई के टर्म में ही निकलेगा, इधर से निकलेगा, और फिर इन तीनों का सम 180 करके तुम्हारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकलेगा। और अब मैं इसका थर्ड पार्ट लेना चाहता हूं, जो कि ज्यादातर बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ज्यादातर ऑनलाइन टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले भी नहीं पढ़ाते हैं।
यहाँ सुप्रीम 60 में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी मेरे टॉपिक में। ऐसी बात नहीं कि मैंने उसमें आविष्कार नहीं किया, मैं इतना बड़ा फिजिसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग पढ़ाते नहीं हैं, उसे छोड़ देते हैं। और कहो तो कह देंगे ये कोर्स में नहीं, मेरे कोर्स में कैसे नहीं, रिफ्लेक्शन है कोर्स में तो वो भी कोर्स में क्वेश्चन बना दिया जाएगा तो क्या कोई करेगा नहीं। अब मैं तीसरा पार्ट ले रहा हूं। ये मान लीजिए फिर से हमने दो प्लेन मिरर बनाए, इनके बीच का एंगल थीटा लिया, थोड़ा छोटा एंगल दे देते हैं इस बार, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें बड़ा करना है। ये थीटा है, और जाहिर है कि हम यहाँ पर एक इंसिडेंट रे डालेंगे, और इस बार जो हमने ये एंगल डाला है पाई, या I1 कह देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले रिफ्लेक्शन के लिए, पहले मिरर के इंसिडेंस के लिए I1 है, एंड I1 इज ग्रेटर देन थीटा। I1 इज ग्रेटर देन थीटा। अब रिफ्लेक्शन के रूल लगाइए, ये I1 है और ये इधर से ऐसे रह जाएगी, ये जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये A है, ये P1 या ये पॉइंट R1 है जहां पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये R2 है, यहाँ दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। और देखो तो ये ऐसे पड़ता, एक यहाँ से नॉर्मल भी डाल लो, ये नॉर्मल पड़ा, ये एंगल 90 होता है। तो इस बार नॉर्मल इधर आया। अगर ये वाला एंगल जस्ट I1 थीटा के बराबर था तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ही रहती थी, और अगर छोटा होता था तो ऐसे जाती थी, तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के राइट साइड में आता था, रे रिफ्लेक्ट होकर के और राइट में इमर्ज होकर चली जाती थी। लेकिन अब I1 बड़ा हो गया है तो नॉर्मल इधर आ गया है, तो ये वाली रे इधर जाएगी, यानी इसको मुक्ति नहीं मिली, और ये R3 पर भी जाएगी। अब R3 के बाद क्या होगा ये सोच लेंगे, और यहाँ पे हमने ये समझ में आ गया है कि ऐसे हो रहा है। अब ये जो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंस एंगल है, इसको हम I2 कहेंगे, और मेरा इरादा I2 निकालने का। तो I2 निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। और I2 अगर आप निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये I1 माइनस थीटा के बराबर आएगा। तो I2 की वैल्यू I1 माइनस थीटा के बराबर आएगी, I2 बराबर। कुछ इसी टाइप का रिजल्ट पहले भी आया था, बस तब ये वाला जो एंगल था वो थीटा माइनस I1 आया था, क्योंकि तब थीटा बड़ा था, I1 छोटा था। अब ये I1 माइनस थीटा आया। अब आप कहोगे ये आया कैसे, जरा गुरुजी बता दो। तो बताना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सब चीज छोड़ ही देते हैं। तो देखो भाई, ये एंगल I2 है, ये एंगल I1 है, तो मेरे पास ये वाला एंगल हो गया, ये 90 माइनस I1, तो ये 90 माइनस I1 हो गया ये। अब ये I2 है, ये थीटा है, तो देखो अगर ये I2 है तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस I2 हो जाएगा। I2 अननोन है, ग्लेजिंग एंगल है। और ये वाला एंगल जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है,
तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, तो 90 माइनस I2 प्लस थीटा। ये तीनों ट्रायंगल के एंगल बन गए। अब इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो 90 माइनस I2 प्लस थीटा, ये मैंने पहले वाला एंगल लिखा। 90 माइनस I1, ये मैंने दूसरा वाला एंगल लिखा। और ये I2 है तो ये भी I2 हुआ, तो प्लस 2I2, और इन सब का सम 180 डिग्री होगा। तो 90 से 90 ये कट गया, तो ये आ जाएगा I2 माइनस I2 प्लस थीटा माइनस I1 और प्लस 2I2, और ये 0 हो गया। तो थीटा माइनस I1 प्लस I2 बराबर 0, तो I2 बराबर I1 माइनस थीटा। ये हमने तुम्हें पहले ही बताया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हर बार इतनी ज्योमेट्री नहीं लगानी है। अगर ये I1 की वैल्यू थीटा से ज्यादा है, तो जब पहले रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी रिफ्लेक्शन होगी, तो I2 बराबर I1 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये रेस फिर इस पर पड़ेगी। अब यहां पे क्या होगा जरा समझ लो। तो देखो, ऐसा है ना कि सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस बिटवीन टू मिरर्स में ऐसा रहता है ना कि ये है। अब ऐसा भी तो रहता है कि हम इसी पे डायरेक्ट रे डालें I2 पर। तो कहने का मतलब है कि ये जो R3 है ना, ये घटता चला जाएगा। अब जैसे कि I2 है, I2 आया तुम्हारे पास कुछ। अब I2 माइनस I2 की वैल्यू भी थीटा से ज्यादा है, तो फिर ये तीसरा रिफ्लेक्शन भी होगा। ये तीसरा रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। तो अब यहां पर ये अगर I3 निकालेंगे, तो I3 बराबर हो जाएगा I2 माइनस थीटा, यानी I1 माइनस 2 थीटा। और जब तक ये इंसिडेंस एंगल, जैसे I1 बड़ा था तो ये सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ। अब I2 हमारे पास हुआ है, ये भी मतलब ये बड़ा है, तो इसके आगे भी ये कहानी चलेगी। और जब तक ये बड़ा रहेगा, अब ये रिफ्लेक्शन के लिए मान लीजिए पहले एंगल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंस एंगल I1 है, फिर दूसरे के लिए I1 माइनस थीटा है, तीसरे के लिए I1 माइनस 2 थीटा है। और अगर चौथा रिफ्लेक्शन भी होता है, जैसे चौथा रिफ्लेक्शन भी होता है, तो अब तो म्यूजिक सेट हो जाएगा, I1 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। अगर I5 होगा तो I1 माइनस 4 थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहता है। जैसे ही कोई एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा, तो याद करो पहले रिफ्लेक्शन में क्या होता था, ये हम बता चुके हैं तुम्हें कि ये थीटा है, और अगर ये थीटा पर पड़ा तो तुरंत ये थीटा है इंसिडेंस एंगल यहाँ पे, तो एक रिफ्लेक्शन के बाद ये बैक हो जाएगा, तो ये रे अपने आप को रिवर्स कर जाएगी। और अगर ये थीटा से छोटा हो गया तो एक रिफ्लेक्शन और होगा, और फिर ये रे इमर्ज कर जाएगी। और अगर ये हमारे पास बड़ा है थीटा से, तो एक रिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद अगला रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये आप चलते जाएं, और जब तक आई की वैल्यू थीटा से बड़ी रहती है, तब तक आगे रिफ्लेक्शन होता रहेगा। तो इसको एक हम लोग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज थीटा बराबर 20 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री है, यानी दोनों मिरर के बीच का एंगल 20 डिग्री है। ये मिरर है और ये 20 डिग्री है, और मैंने I1 यानी किसी भी मिरर पर
सपोज कर लो बहुत बड़े एंगल पर 85 डिग्री पर हमने लाइट रे डाली। अब उतनी फिगर बनाने की जरूरत तुम्हें नहीं है, ये याद रखो। अब यहां पर क्या है कि I1 की वैल्यू हमारे पास, अब ये थीटा 20 था, अगर ये 20 से 20 होती, सपोज I1 बराबर 20 होता तो क्या होता, ये 20 होता तो लाइट रे पड़ती, ऐसे रिफ्लेक्ट होती, 90 पे नॉर्मल पड़ती, लौटती और चली जाती, 3 रिफ्लेक्शन होते। और अगर ये 20 से छोटा होता, मान लो 10 डिग्री पर डालते, तो इधर पड़ती और इधर ये रे इमर्ज कर जाती। लेकिन ये तो 20 से बड़ी है, तो मतलब यहां से लाइट रे सेकंड मिरर पे तो पड़ेगी और सेकंड के बाद थर्ड पर भी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो I2 निकाल लो, I2 बराबर 85 माइनस 20, तो ये आ गया 65। अब देखो ये फिर 65, ये भी 20 से बड़ा है, तो मतलब थर्ड रिफ्लेक्शन तो होगा ही, उसके बाद फोर्थ रिफ्लेक्शन भी होगा। मतलब यहाँ पे अगर ये वैल्यू थीटा से ज्यादा है, जैसे पहले रिफ्लेक्शन पर, तो R2 तो होगा ही होगा, और R2 के बाद वाले रिफ्लेक्शन की भी गारंटी मिल जाती है। तो ये 90 डिग्री से था, ये 20 से ज्यादा था, तो सेकंड तो होना ही है, थर्ड भी होगा। और अब ये भी हमारे पास I2 भी 20 से ज्यादा है, तो मतलब थर्ड तो होगा ही होगा, थर्ड के बाद फोर्थ भी होगा। तो I3 निकाल लो। अब 65 में से 20 माइनस कर दो, चाहे 85 माइनस 2 इंटू 20 कर दो, चाहे लाइन से 20 माइनस करते जाओ, ये तुम्हारे पास 45 हो जाएगा। I4 बराबर ये आ गया 45 माइनस 20 यानी 25 आ गया, और I5 बराबर कितना हुआ, 25 माइनस 20, ये 5 डिग्री आया। यहां पे भाई आपको थोड़ा रुक जाओ, आसानी से बढ़ते जाओ, थीटा माइनस करते जाओ। पहला रिफ्लेक्शन इंसिडेंस एंगल 45, दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए 65, 20 माइनस किया, तीसरे के लिए 45, 20 और माइनस किया, चौथे के लिए 25 और माइनस किया, फिर पांचवें के लिए 20 फिर माइनस किया, तो 5 आया। तो जो पांचवा रिफ्लेक्शन है ये 20 से छोटा हो गया है, तो इसका मतलब है कि अभी छठा रिफ्लेक्शन और होगा, और उसके बाद फिर लाइट रे इमर्ज कर जाएगी। यहां पे ये छोटा आ गया ना, तो 20 से छोटा हो गया, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे ये R1 हो गया, इसके साथ R2 हो गया, ये रिफ्लेक्शन नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और पांचवें रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंस एंगल 5 डिग्री हो गया। तो मतलब छठा रिफ्लेक्शन और होगा, और उसके बाद लाइट रे इमर्ज हो जाएगी। यानी 20 डिग्री का एंगल अगर मिरर बना रहे हैं और 85 डिग्री पर आप लाइट रे डालोगे, तो हमारे पास 6 रिफ्लेक्शन होंगे, और उसके बाद लाइट रे इमर्ज कर देगी। तो यहाँ पर कैसे 6 बनेंगे, यहाँ पे जरा इसको भी देख लीजिए। ये पहला रिफ्लेक्शन है, सपोज ये 20 है और ये 85 है, तो ये पहला R1 हुआ, फिर R2 हुआ, फिर ये R3 हुआ, अब ये R4 होगा, फिर R5 होगा यहाँ पे, फिर R6 होगा, और R6 होने के बाद फिर ये लाइट रे ऐसे ही निकलेगी। एक इंटरेस्टिंग केस और देखिए, और उसमें हम थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ही चेंज करेंगे। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये मिरर के बीच का एंगल 20 डिग्री ही है, लेकिन I1 बराबर मैंने 80 डिग्री दे दिया। अब देखिए क्या होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि जब 85 डिग्री था तो 6 रिफ्लेक्शन हुए थे, अब तो और कम हो गया, तो थोड़े ज्यादा ही होंगे।
थोड़ा कम हो गया है तो थोड़े कम होंगे, तो 6 तो होंगे ही ऐसे। लेकिन जरा देखिए I2 कितना होगा, 80 माइनस 20 60 हुआ, I3 हुआ 60 माइनस 20 यानी 40 हुआ, I4 हुआ 40 माइनस 20 यानी 20 हुआ। प्लीज स्टॉप। अब ये इमर्जेंट नहीं होगी, पहला रिफ्लेक्शन हुआ, इंसिडेंस एंगल 80, दूसरा हुआ 60, तीसरा हुआ 40, चौथा हुआ 20 डिग्री पे। और आपको मालूम है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर के बीच के एंगल के बराबर हो जाता है तो अगले रिफ्लेक्शन में रेज नॉर्मल पड़ती है, 0 डिग्री हो जाता है। और जब 0 डिग्री पड़ेगी तो क्या होगा, लाइट रे अपने पाथ को रिवर्स कर जाएगी। तो यहाँ पे जो R5 है, ये हमारे पास इसके लिए इंसिडेंस एंगल 20 माइनस 20 यानी 0 होगा, यानी ये परपेंडिकुलर पड़ेगा। और जब परपेंडिकुलर पड़ेगा तो इसके बाद लाइट रे रिवर्स करेगी, तो यानी R5 तो हो गया, फिर ये दोबारा रिपीट होगा, ये दोबारा रिपीट होगा, ये दोबारा रिपीट होगा, ये दोबारा रिपीट होगा, और लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9 तो ये वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव में। कुछ नहीं तो यही है कि लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी कि नहीं करेगी, या फिर कितने रिफ्लेक्शन फॉर्म होंगे, इस टाइप से इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक अगला आर्टिकल है, इसकी कई लोग बड़ी बेकरारी से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, और यहाँ पर कई लोग ये जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि जैसे ये 2 इंक्लाइन मिरर हैं और ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। तो पूरा इसका एक प्रोसीजर है, और आज के लेक्चर का समय लगभग हो गया है। और देखो, हम नहीं चाहते कि तुम लोगों को करीब 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर मिले, क्योंकि सैचुरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आज इसका एक वर्किंग बता रहा हूँ, और मेरा यकीन करो कि अगर आपको इसकी वर्किंग आती है, इसका मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, और अगर इसको हम यूज़ करें, आगे बढ़ाएं, तो एक से एक इसके एप्लीकेशंस हैं। इसमें जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो समझ लें, इसमें मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा सकता हूँ, इसमें मैं वेक्टर लगा सकता हूँ, इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स लगा सकता हूँ, और एक से एक बढ़िया रिजल्ट और एप्लीकेशंस कर सकता हूँ। लेकिन तुम लोगों को जो ज़रूरत है, ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कितनी इमेजेस बनेंगी। तो यहाँ पर एक काम किया करो, हम एल्गोरिथम बता दे रहे हैं। आप ये जो एंगल मिरर के बीच में है, पहला स्टेप ये किया करो कि 360 को इस मिरर के बीच के एंगल से डिवाइड कर दिया करो। और सपोज कर लो ये कुछ आएगा, और ये जो भी आएगा इसको कोई नाम दे दो। और नाम क्या दे रहे हैं, सपोज हम P दे रहे हैं, ये P दिया। अब ये P 3 तरीके की चीजें आ सकती हैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, सपोज मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो विथ थीटा इज इक्वल टू 60, तो P बराबर 360 बाई 60, और ये 6 आया, और ये इवन नंबर आया।
और इवन इंटीजर है। और सपोज थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 120 डिग्री है, तो P बराबर 360/60, ये 360/120, आई एम सॉरी, ये 3 आएगा, ये एक ऑड इंटीजर। और मान लो थीटा बराबर 100 डिग्री, तो P बराबर 360/100 यानी 3.6 आएगा। मतलब ये नहीं आया, डेसिमल नंबर आया, तो बड़ा ही पहचाना क्राइटेरिया। तो ये P क्या क्या हो सकता है? P की 3 कंडीशन आ गई है। ये P हो सकता है या तो कोई इवन इंटीजर हो सकता है, या मान लीजिए नॉन इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है। जैसे ये पहला एग्जांपल है 3.6। दूसरा इवन इंटीजर हो सकता है, जैसे पहले वाले केस में 6 आया। और तीसरा कोई ऑड इंटीजर हो सकता है, जैसे सेकंड वाले केस में 3 आया था। तो अगर नॉन इंटीजर आ जाए तो बड़े खुश हो जाओ। ये 3.6 है ना, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, मैथ्स वाले जानते होंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.6 इज 3, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगी इस केस में। जैसे ये 4.5 आया तो 4 बनेगी। अब यहाँ पर वो राउंड ऑफ मत लगा लेना, जो मेडिकल के बच्चे अगर देख रहे हों या मेंस के बच्चे देख रहे हों, कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे 3.6 है तो ये 4 के लगभग माना जाता है, 3.2 होता तो 3 माना जाता है, 0.5 से बड़ा है तो अगला। ऐसा नहीं है कुछ, जो ये इंटीजर पार्ट है वही होगा। ये 3.6 है तो भी 3, 3.9 होता तो भी 3, 3.1 होता तो भी 3, मतलब इंटीग्रल पार्ट। और अगर इवन इंटीजर है, जैसे ये पहला वाला केस, तो ये P-1 कर दो। और यही वाला फॉर्मूला ज्यादातर किताबें देते भी हैं, 360/θ-1, इतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। लेकिन ये तभी बनती हैं जब ये इवन हो, डिवाइड करने पर ये इवन आए। और ऑड इंटीजर तो दो तो बड़े ही सिंपल है, यानी अगर 60 डिग्री का एंगल होगा तो 5 इमेजेस बनेंगी, 6 - 1। ऑड है तो थोड़ा सा हमें देखो ये मिरर है और इनके बीच की ये सिमेट्री लाइन है, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर है। तो अगर ऑब्जेक्ट इसी सिमेट्री लाइन पर ही है तो उसको सिमेट्रिकल पोजीशन कहेंगे। लेकिन यह अगर इस सिमेट्री लाइन पर ना हो के इधर या इधर है तो इसको एसिमेट्रिकल पोजीशन कहेंगे। तो अगर ऑड इंटीजर, ये इवन में नहीं देखना है, इवन की कोई नहीं है, वो हमेशा चाहे सिमेट्रिकल रखा हो चाहे एसिमेट्रिकल रखा हो, इवन में हमेशा P-1 रहेगा। लेकिन अगर ऑड आ जाता है डिवाइड करने पे, तो अगर सिमेट्री है तो P-1 होगा, यानी 360/θ-1। और अगर एसिमेट्री है, मतलब ऑब्जेक्ट में ठीक सिमेट्री बाइसेक्टर लाइन पे नहीं है, कहीं थोड़ा सा इधर उधर हट करके है, तो ये n बराबर P ही रहता है, यानी 360/θ।
तो अगर आपको ये चार्ट याद है और अगर आपको ये निकालना आता है तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे, जितने बुक्स में दिए गए हैं। ज़्यादा कठिन आते नहीं हैं। अब यहाँ पढ़ाने के नाम पर पता नहीं क्यों ये लोगों को बहुत पसंद है। एक कोटा के टीचर ने चलाया है, वो क्रॉस करते हुए चलते हैं और तरह तरह से लोग करते हैं। इसको हम और कठिन कर देंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कर देंगे तो और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ज्योमेट्री लगा देंगे। लेकिन अब ऐसा है ना कि कुछ थोड़ा लिमिटेड भी कर लेते हैं। अगर ये हमको मालूम है तो कितनी इमेजेस बनेंगी ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वही पूछी जाती हैं, वो आपसे भी हो जाएंगी, सबसे हो जाएंगी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें नहीं बढ़ता। अगर डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड बढ़ती है तो उस केस में फिर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इसी आर्टिकल पर, और फिर उसमें फिर वही चीज़ होगा जैसे अभी कर रहे थे। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको जल्दी नहीं मिलेंगी, ढूंढने पर मिलेंगी जरूर। मैंने कोई खुद नहीं ये सब ढूंढा है, कहीं ना कहीं से मैं भी लिया ही है, तो ढूंढने पर मिलेंगे। ऑब्वियसली जो जनरल जिन चीज़ों की आजकल इंटरनेट पे बाढ़ आई है उनमें ये सब नहीं है। अब इसमें देखिए हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं। सपोज ये दो प्लेन मिरर पैरेलल है, तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ तो थीटा बराबर 0 है, तो लाइन से इसकी इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएंगी, कई इधर बनेंगी, कई इधर बनेंगी। तो इसको रटने से कुछ फायदा नहीं है, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। आज हमारे पास प्लेन मिरर मैंने पूरा कर दिया है और इसके बाद ये 5 लेक्चर्स भी हो गए हैं ऑप्टिक्स के। 5 लेक्चर में प्लेन मिरर पूरा हुआ है और एक लेक्चर हम 5+ का देंगे जो अकेले 2 लेक्चर के बराबर होगा, और इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसी की प्रॉब्लम्स करेंगे, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ेंगे। और प्रॉब्लम के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कई चीज़ें जो लोग आर्टिकल बना के पढ़ाते हैं उनको आर्टिकल बना के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाती हैं प्रॉब्लम के थ्रू, तो उनको प्रॉब्लम के थ्रू करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो प्रॉब्लम के थ्रू होगा। उसमें हम लोग कोई नया कंसेप्ट नहीं डेवलप करेंगे, जितना हमने प्लेन मिरर पढ़ा डेफिनेटली प्रॉब्लम की संख्या कम से कम होगी, बहुत अच्छी होगी, जो आने वाली प्रॉब्लम के लिए भी एक आपके लिए वे बनाएंगी कि वो कैसे होती है।